पिछले कुछ हफ्तों से कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के सामने मौजूद कई लॉन्च पैड में आतंकवादियों की मौजूदगी होने के संबंध में विभिन्न खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है। इसी मुखपृष्ठ में मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है। 12 जुलाई को हमारे खुफिया एजेंसी द्वारा विशेष सूचना दी गई थी, जिसे बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भी पुष्टि किया गया कि विदेशी आतंकवादियों की एक टोली केरन सेक्टर के माध्यम से घने जंगल और नालों के किनारे घनी झाड़ियों का लाभ उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी अनुसार पूरे क्षेत्र की निगरानी बनाए रखने के अलावा घुसपैठ के ज्ञात मार्गों पर 13 और 14 जुलाई की रात से सेना, बीएसएफ और जेकेपी द्वारा संयुक्त रूप से कई घात या एम्बुश लगाए गए थे। पूरे क्षेत्र में 24 घंटे सैनिकों द्वारा हाई अलर्ट बनाया रखा गया था। 14 जुलाई को लगभग 1500 बजे नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। कई उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आतंकवादियों की गतिविधि पर लगातार नजर रखी गई। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए और बाढ़ की ओर बढ़ने लगे। घात लगाकर उचित अवसर देख के हमला किया गया और आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा की बाढ़ यानी कि एलसी फेंस से काफ़ी पहले ही सटीक गोलाबारी शुरू कर दी गई। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के नापाक मंसूबों को इस तरह से नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसी साथ मिलकर हमारे विरोधी की नापाक साजिश को हराने के लिए प्रतिबद्ध है और ऑपरेशन धनुष 2 की तरह ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, संरक्षा और चिरस्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं और सतर्क हैं। जय हिंद। देखिए, हमारे जनपद में जो विशेष रूप से तरबगंज तहसील के काफ़ी सारे गांव जो हैं वो बाढ़ की से एडवर्सली प्रभावित हुए और उसमें विशेष रूप से अब ये एक अच्छी बात है कि अभी तो हम लोग मतलब बाढ़ का जो पानी है वो रिट्रीट हो रहा है, लेकिन इससे जितने विभाग हैं उनको अभी और कार्रवाइयाँ करने की आवश्यकता है। तो वो उसके लिए निरंतर हम लोगों के समन्वय से सभी टीम्स जो हैं वो प्रयास कर रही हैं। राशन और ड्राई किट जो वितरण होना है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वो भी कल की डेट में एडीएम साहब की अध्यक्षता में काफ़ी स्थानों पर किया गया है। अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी ये कार्य आज कराया जाना प्रस्तावित है। तो निरंतर जो प्रशासनिक टीम्स हैं वो पहुंच रही हैं। पशुओं के टीकाकरण की स्थिति की मैं बात करूं तो सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इसका कवरेज हम लोगों ने इंश्योर कर लिया है। कुछ जगह पे जल पलावन की स्थिति अभी भी बनी हुई है, तो उसको भी जल निकासी के समुचित इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। एक पूरी जो प्रशासनिक टीम का जो समन्वय स्थापित होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर और ग्राम प्रधान और अन्य जो लोग हैं उनके साथ में एक सामूहिक बाढ़ जो निगरानी समितियों के साथ में पूरा संवाद बना करके कार्य जो है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। मैम, क्या वजह रही है कि इस बार देखा जा रहा है कि जो पानी का फैलाव है वो कुछ ज़्यादा ही गांव की तरफ जा रहा है? देखिए, इस बार निश्चित जो मानसून्स हैं वो डेफिनेटली एक तो बहुत ज़्यादा मतलब डाउनपोर हो रहा है और विगत वर्ष की अगर उसके कंपैरिजन में हम लोग देखें तो 13 जुलाई या 14 जुलाई तक हुई बरसात जो है विगत वर्ष के
कंपैरिजन में बहुत अधिक है। तो इसमें जो हायर रीचेस में नेपाल के फुट हिल्स पर जब बारिश बहुत होती है और बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो हमारे जनपद में बाढ़ जैसी संभावनाएं बनती हैं। तो इस तरीके की स्थिति है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इस पूरी जो प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी नहीं हुई थी क्योंकि हम चुनावों में व्यस्त थे। तब उनसे मुलाकात करने के बाद फिर कल और मंत्रियों से भी प्रदेश के हित में मुलाकात होगी और निश्चित तौर पर अब बजट आने वाला है तो हम कुछ ना कुछ उम्मीद हिमाचल के लिए लगा कर रखेंगे। और जो डिजास्टर के बाद हमारा जो अधिकार बनता था पीडीएनए का वो अभी तक हमें मिला नहीं है, उस बारे में बात करेंगे। बीबीएमबी का इंटर की बात उस बारे में बात करेंगे और भी कुछ मुद्दे राज्य से जुड़े हैं जो हम लोग बात करेंगे। असल उपचुनाव में 2 सीटें कांग्रेस को मिली, 1 सीट पर जीत नहीं मिल पाई, क्या कारण रहा? क्या उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी? देखिए, जो ये उपचुनाव थे ये 27 फरवरी से अभी अब आचार संहिता हिमाचल प्रदेश में खत्म हुई है। बीच में 2 दिन के लिए खत्म हुई, फिर वो 3 उपचुनाव और आ गए। पर 9 लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की। 14 महीने पहले 9 विधायक चुनकर आए। अब जनता ने, हिमाचल की जनता ने 6 को घर बैठा दिया। जो जीते हैं वो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता ने ये तय किया है कि जो सरकार जनता द्वारा चुनकर 5 साल के लिए चुनी जाती है, अगर उनके खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र तय करता है तो उसको जनता सबक सिखाएगी और 5 साल बाद जनता फिर ये तय करेगी कि किस तरह से दूसरी सरकार को चुनना है या हमारे जो हमारे कार्य है उसको देखकर उस द्वारा वोट डाले। ये जनता का मैंडेट हिमाचल में हमेशा से रहा है। हमें वो हमारे लोकसभा से सवाल समीक्षा बैठक थी। लोकसभा के हमारे दोनों प्रत्याशी विक्रमादित्य जी और सुल्तानपुरी जी से आज मिलकर आए निश्चित तौर पर। लेकिन लोकसभा चुनावों में भी 14% की मत प्रतिशत की बढ़ोतरी हमारी हुई है, लेकिन क्या कारण रहे उस बारे में जो हमारे ऑब्जर्वर आए वो शिमला में सबसे फीडबॅक ले रहे हैं। नाही, तुमचं बरोबर आहे, पण मी जसं तुम्हाला बोलले ना की त्या विषयावर आय रिअली हॅव नो आयडिया आणि मी त्याच्यावर कमेंटही करू शकत नाही बिकॉज यू ऑल्सो नो आय एम ओव्हर हिअर आणि मी इथे माझं काम आहे ॲज अ प्रोबेशनर टू वर्क हिअर, टू लर्न ओव्हर हिअर अँड दॅट इज वॉट आय एम डुईंग. सो जे बाकीच्या गोष्टी आहेत आई कैनॉट मेक एनी कमेंट्स ऑन दैट. जब तीसरे सर्टिफिकेशन को लेकर बात सामने आई है, आपने पुणे के अस्पताल में अप्लाई किया था फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए, वहां पर आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए. वही मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं तो आप मुझे पूछ रहे हैं, उन्होंने इसीलिए एक एक्सपर्ट कमेटी इस्टेब्लिश की है और जो भी इसके टेक्निकल डिटेल्स है और जो भी मेरा सबमिशन है आई विल डेफिनेटली गिव दैट. मैंने आपको कल भी यही बोला था, मैं आज भी आपको यही बोल रही हूँ कि लेट द एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड. Let the experts decide. Obviously, I am no one to say, you are no one to say, common public is no one to say. The experts in that specific field, the experts of government, they will decide. I am very sure that whatever is the truth, whatever it is, it will come in front of the government. समिती समोर तुम्ही कधी जाणार आहे? तुम्हाला बोलवलंय का? समितीने तुम्हाला बोलवलंय का? मी तेच सांगते की हे सगळं ऑफिशियल कम्युनिकेशन असतं, हे कॉन्फिडेन्शियल कम्युनिकेशन असतं, त्याच्यामुळे त्या गोष्टीमध्ये मी तुम्हाला काहीच सांगू शकत नाही. पण जेव्हा पण तुम्हाला ही माहिती आहे की कमिटीचा निर्णय येईल, दॅट विल बी पब्लिक, दॅट विल बी ओपन टू स्क्रुटिनी and that time obviously everybody will know. But right now I do not have the right to tell you anything about whatever investigation is going on or whatever the committee has been set up. That is a confidential sort of information and I am nobody to answer you in that matter. मैडम, ये जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि आपको और आपके फैमिली को टारगेट किया जा रहा है? And I think everybody can see whatever is happening. And as I said, that I don't want to comment on it because media and the common public are very, I believe in the common public also, I believe in the media also. And I think everybody is that intelligent and everybody knows what is happening. And that is why I cannot comment on it either on positively or negatively. And whatever submission I have, as I said, it will become public later. Speaking of public is asking a very serious question that you have been forging certain documents
it is alleged documentation forgery. However, it is resulting that millions of individuals are affected by such activities. See, our Indian constitution is based on the fact that innocent until proven guilty. So by media trial proving me guilty is actually wrong on everybody's part. So this is a basic right of everybody. Every person, you also know, any person who is considered guilty in our system is innocent until he is proven guilty. And you can say it has been alleged, but this proving me guilty like this, I do not think that is correct. So whatever my submission is, I will give it in front of the committee and the truth will come. Please. देखिए, मैं तो रूटीन आता रहता हूँ, पर कल एक बहुत बड़ी सफलता इंदौर को मिली है। इंदौर ने विश्व कीर्तिमान रचा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम का संदेश दिया था। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया। उसमें से 51 लाख का संकल्प हमने लिया था और मुझे कहते हुए गर्व है कि कल एक दिन में 11 लाख नहीं 12 लाख से ऊपर पेड़ इंदौर की जनता ने लगाए हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। इंदौर ने असम का रिकॉर्ड तोड़ा है। असम में 9,26,000 पेड़ लगाए थे, हमने 12,60,000 पेड़ लगाए हैं। और ये अपने आप में रिकॉर्ड इसलिए है कि हमने बहुत कम समय में लगाए। सुबह 6 बजे से और 7 बजे तक का हमारा समय था, हमने 4:30 बजे ही 12.5 लाख पेड़ लगा चुके थे हम। इसलिए बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंदौर ने कायम किया है और इसलिए महाकाल बाबा का धन्यवाद देने भी आया था। क्या मुद्दा था? क्या मुद्दा यही था कि पवार साहब ये राज्य के ज्येष्ठ नेता है, जो जानते हैं कि गांव-गांव में जो है अलग अलग जाति के जो है घटक है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मराठा ओबीसी झगड़े में गांव-गांव में झगड़ा लगा है, ये उसके होटल में नहीं जाएंगे, वो इसके दुकान में नहीं जाएंगे और मारामारी भी शुरू हो गया है। तो इसमें आप अगुवापन देंगे तो ये खत्म हो सकता है, सब लोग लीडर एक जात होकर, नहीं तो ये गरीब तबके के लोग मार खाते जाएंगे और आगे तो ये सब बिगड़ जाएगा सारा सारा। आपने ओबीसी को आरक्षण देने का प्रयास किया था और बचाने के लिए भी तो आप आए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं शिंदे के साथ बात करता हूँ और 2-4 लोग हम लोग बैठेंगे बहुत जल्दी और क्या किस ढंग से रास्ता निकलना चाहिए उसके बारे में कोशिश जरूर करेंगे। अरविंद केजरीवाल का जिस दिन भी माननीय न्यायालय के सामने पेशी होनी होती है या कोई विषय आता है, उससे 2-3 दिन पहले थे आम आदमी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम विभिन्न प्रकार की खबरें चलाने की कोशिश करता है। अब इन्होंने एक नया काम शुरू किया कि जी उनका वजन कम हो रहा है। उनका राजनीतिक वजन तो कम हुआ है, लेकिन साथ साथ देखने की बात यह है कि माननीय कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल है जो लगातार उनकी जांच करता है, जो लगातार अपनी रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट के आधार पर उनको लगातार दवाइयां दी जा रही हैं और जो सुविधाएं माननीय कोर्ट ने उनके लिए कहा है, खाना उनको जेल से आता है। अब अगर खाने में घी नहीं लग रहा तो उसमें हमारी गलती तो है नहीं, लगातार घर का खाना उनको मिल रहा है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि मेरा वजन कम हो गया है। तो एक आशंका ये भी है कि जब जब कोर्ट की डेट आती है उससे पहले जानबूझकर लो डाइट वो शुरू करते हैं ताकि किसी तरह से मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आ जाए और उन्हें सहानुभूति मिल सके। फिर भी मेरा मानना यह है कि माननीय न्यायालय के निर्देशक के अनुसार लगातार उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं, मेडिकल बोर्ड उनकी जाँच कर रहा है, तो मुझे लगता है उनका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। जी सर, साथ ही हमारे नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है वो है मोहल्ला बस, सो दैट जो कनेक्टिविटी। देखिए, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की कृपा है कि हम लोग यहाँ मेरे साथ मेरे राष्ट्र के संस्कृत मंत्री भी हैं और आईन मंत्री भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी सब लोग भी हैं। देखिए, आज सुबह से कभी बारिश होती है, कभी फिर मौसम बदल जाता है। हम सब जानते हैं जगन्नाथ जी के ये मानवीय लीला है। जैसे एक
सामान्य आदमी घर में रहता है, मौसी से घर से निकलने के टाइम मौसी रोती है। ऐसे जब जगन्नाथ जी बाहर आए तभी बारिश इतना हुआ, हम सबको ऐसा एहसास हुआ और थोड़ी देर के बाद फिर मौसम माने धूप आ गया। तो ये सब जो मानवीय लीला है प्रभु जगन्नाथ जी की, ये बड़ी हम लोगों को तो एक प्रभु की लीला ही लगती है कि इतना सब कुछ दिखने मिलता है, जैसे एक आदमी के घर में भी दिखना मिलता है। और आज प्रभु जैसे आराम से पढ़नी से निकले हैं, रथ पे आए हैं, टाइम से पहले बड़ा ठाकुर के रथ निकल गए हैं। अभी सुभद्रा के रथ को खींचने के लिए हम प्रस्तुत हो रहे हैं कि जाएंगे और रथ भी आगे जाएगी। मुझे लगती है आज बड़ी आसानी से प्रभु की इच्छा से रथ सिंहद्वार तक निकल जाएगी। और कल एक दिन भी है रथ पे, परसों तो सुनावेश है। तो लगती है कि प्रभु की कृपा उड़ीसा वासी के ऊपर अपार रहे, लोग शांति में रहे, लोग सुरक्षित रहे। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर ऐसे बरसते रहे। उड़ीसा के लोग भाग्यशाली हैं कि 9 दिन तक इसको हम लोग घर में बैठ के, ये बड़दांड में आके, कोई टीवी पर्दा पे हम देख रहे हैं। ये सब लोग मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत, और ये आत्मनिर्भर भारत आप देखो रेलवे के क्षेत्र में कितना भूतपूर्व काम हो रहा है। और चाहे वंदे भारत हो, चाहे मेट्रो हो, आप मेट्रो देखो यहाँ पर, ये मुंबई मेट्रो है, 6 बोगी तैयार हो चुकी है, अब जाने को तैयार है। और यह आत्मनिर्भरता हर क्षेत्र में, चाहे आप कोई भी सेक्टर देख लो, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। और आत्मनिर्भरता से देश आत्मनिर्भर हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। हम सबको गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो संकल्प कि भारत आत्मनिर्भर हर क्षेत्र में हो, और हर क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, देश नहीं दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर देख रही है। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब देश की आत्मनिर्भरता। और आज दुनिया हतप्रभ है कि हर सेक्टर में देश कैसे आगे बढ़ रहा है। यह है मोटिवेशन और यह है नेशन फर्स्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, और हम कह सकते हैं रेलवे के क्षेत्र में अश्विनी वासनिक जी ने जो काम किया है, देश निश्चित रूप से एक जय जगन्नाथ। आज महाप्रभु जी के अपने तीनों भाई बहन को लेके, सुदर्शन भगवान को लेके फिर आज रथ में अपने घर लौट जाएंगे। मौसी के घर आज तक रहे हो, इसलिए आज इसको बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है, वापसी यात्रा है आज। और इस बार तो उड़ीसा में महाप्रभु के आशीर्वाद में जो बहुत दिनों से बंद पड़ा था, उनकी चारों द्वार, चारों कबाट उनके जो बंद था, 3 उसमें बंद था, उसको भी खोला गया है। और सबके मन में 4 दशकों तक जो इंतजार था, महाप्रभु की रत्न भंडार खोलनी चाहिए। बीते कल महाप्रभु की आदेश से लाखों हिंदुओं की आवेग से 4.5 करोड़ ओडिया लोगों की अत्यंत श्रद्धा की केंद्र महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की रत्न भंडार खोली गई है, उसकी काम शुरू हुई है। वहां की स्थानीय प्रशासक, उड़ीसा की भारतीय जनता पार्टी की
मोहन मांझी जी के नेतृत्व की नई सरकार उस काम को सुचारू रूप पे प्रभु की आशीर्वाद से, जैसे कोर्ट की आदेश था कि कमेटी बना के उनकी निगरानी में सारे विधि विधान दोनों में सच कौन है, इस पर बहस तेज हो रही है। देखिए, पहली बात तो किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जारी करना ये एक अपराध है, और एक मुख्यमंत्री की मेडिकल रिपोर्ट एक नहीं कई बार जेल प्रशासन जारी कर चुका। आप ये साबित कर रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए गहरी साजिश रच रहे हैं। ये इस बात का हिस्सा है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन सार्वजनिक नहीं कर सकता जेल नियमों और कानून के मुताबिक। तो पहली बात तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, चलो अपराध किया, चलो आपने जारी कर दिया मेडिकल रिपोर्ट, मैं तो कहता हूं हमारे हक में अच्छा हुआ, लोग जानेंगे तो देश के लोग। ये है मेडिकल रिपोर्ट जिसमें एम्स के डॉक्टरों ने जांच की अरविंद केजरीवाल की, और उस एम्स के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उनको वेट लॉस की भी समस्या है, यानी कि उनका वजन कम हो रहा है, और दूसरा हाइपोग्लिसीमिया की कई बार उनके साथ घटना हुई है। उनका वजन, हाइपोग्लिसीमिया के वो शिकार हैं, उनका वजन 50 से उनका शुगर लेवल 50 से नीचे 5 बार आया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये मामला अरविंद केजरीवाल को किसी भी हालत में प्रताड़ित करने और उनके जीवन के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना करने की साजिश का हिस्सा है। तो मैं समझता हूं कि आप जेल जाके देख लीजिए, मैं खुद रहा हूं 6 महीने। आप घंटी बजाते रहते हैं, घंटों घंटे डॉक्टर नहीं आते, लेकिन जिसका शुगर लेवल 50 से भी नीचे चला जाएगा अचानक रात में, तो घंटी बजाने लायक भी नहीं बचेगा। वो तो उठ के घंटी भी नहीं बजा सकता, वो कोमा में जा सकता है, उसके साथ कोई घटना हो सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने उनको गिरफ्तार किया, उनकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया, यानी कि 21 मार्च, उस दिन उनका वजन था 70 किलो, आज उनका वजन है 61.5 किलो, लगभग 8.5 किलो उनका वजन कम हुआ है, और 5 बार उनका शुगर लेवल 50 से नीचे गया है, जिसमें वो कोमा में भी जा सकते हैं, जिसमें उनकी जिंदगी के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना भी घटित हो सकती है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लेकिन सर, जो सीरियस पार्टी में सबसे ज्यादा बार आपने उठाई है कि अनहोनी कुछ भी मुख्यमंत्री के साथ हो सकता है, मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य से जुड़ी बातों को कैसे जेल प्रशासन या अस्पताल, ये अपराध है, मैं कह रहा हूं अपराध है, ये अपराध है। किसी मुख्यमंत्री तो अलग बात है, किसी सामान्य कैदी की भी मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन जारी नहीं कर सकता। इन्वर्टेड कामा मैं बता रहा हूं आपको। मैंने जो बात कही वो तो इस बात के आधार पे कही कि 5 मिनट रोज पत्नी से बात होती है। सुनीता केजरीवाल जी ने जो जानकारी दी उसके आधार पर बात मैंने रखी कि उनका वजन कम हो रहा है, उनके साथ 5 बार ऐसी घटना हो चुकी है जब उनका शुगर लेवल 50 से कम हुआ। लेकिन ये रिपोर्ट कैसे जारी हो सकती है? लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं कि हेल्थ थ्रेट है, ये बात क्या डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, इसीलिए तो लिखा है उन्होंने। भाई
Ma'am, another question: the government has announced that they will have 25 June as a Samvidhan Hatya Divas. How do you take on that day the emergency was imposed? So. That happened 50 years ago. People have apologized after that, and India has forgiven that. It happened 5 decades ago. What about the people who are working against the constitution every day? Look at me, I'm the finest example. Our party was taken, our symbol was taken. I am going to court, to Supreme Court I'm going to Supreme Court tomorrow. I could have sat in my constituency and done development work. But I can't do that. I will work the whole day today. I will get at late night, take a flight to Delhi, go to Supreme Court. Last week I was in Supreme Court. This week I'm in Supreme Court. I come back at night and again be in my constituency. So I constantly, every week, every 2 weeks, go to Supreme Court or Election Commission. Is this not Samvidhan ki hatya then? Is it fair what happened to Uddhav Thackeray and Sharad Pawar? So when you break parties, you break homes, you misuse agencies of ICE. प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मौसमी बीमारियां प्रारंभ हो गई हैं और बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले में मलेरिया से बीमारी और मुझसे कुछ मृत्यु होने की जानकारी होने पर उसका पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग से और जिला प्रशासन से हम लोगों ने जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मुझे निर्देशित किया कि बीजापुर जाकर स्वयं मैं और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे एसीएस हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हेल्थ और एमडी एनएचएम, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी हम साथ में ले जा रहे हैं। वहां जाकर जो बीमार हैं उनको जिला हॉस्पिटल में देखेंगे और साथ ही साथ जो पोटा केबिन है वहां भी मुआयना करेंगे कि और अच्छे से हम आने वाले समय में किस प्रकार से वहां मलेरिया को मुक्त कर सकें, मलेरिया से कम लोग प्रभावित हों। इसके लिए जिला प्रशासन और बस्तर संभाग के जो हेल्थ के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी एक मौसमी बीमारियों पर हम लोगों का समीक्षा बैठक भी है। देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना और हम तो चाहते हैं कि एक सशक्त विपक्ष की तरह कांग्रेस मुद्दों को उठाए। हम लोग जितना प्रयास पूरी हो सक रहा है पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस का ये कहना कि स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, अव्यवस्थाएं हो गई हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि इनके जो पिछले सालों के आंकड़े हैं इस वर्ष के आंकड़े से कहीं ज्यादा मलेरिया से पीड़ित हुए हैं लोग। पिछले बार इनके जो मलेरिया के केसेस थे आज के समय तक अभी जितनी संख्या हुई है उससे कहीं ज्यादा थी, मौतें भी ज्यादा हुई थी, लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है। हम लोग का प्रयास है कि कोई भी मौत ना हो, उसके लिए आज जा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो कैंप लगवाएंगे, एक एक लोगों को वहां आवश्यकता अनुसार अगर मच्छरदानी कमी होगी तो एक एक परिवार को तत्काल मच्छरदानी भी देंगे। वहां जाकर लोगों के एक एक व्यक्ति का हम ब्लड टेस्ट कराएंगे और जो प्रभावित जो संक्रमित होंगे मलेरिया से ऐसे लोगों को डबल टेस्ट कराकर उसकी पहचान भी करेंगे, चूंकि मलेरिया के कई वेरिएंट आ चुके हैं। और इस प्रकार से हम लोग एक बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ बस्तर बीजापुर में जा रहे हैं कि मलेरिया से लोगों को हम राहत पहुंचा सकें। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाई जा रही थी पिछले सरकार जो है, अब मलेरिया इस तरह से फिर से बढ़ रहा है, तो क्या वजह है? मैं बता दूं, जब 2018 में हमारी सरकार आखिरी कार्यकाल था उस समय हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 1000 में 11 लोग
मलेरिया से प्रभावित जो स्टैंडर्ड आंकड़ा है भारत सरकार का। और जब 2023 में हम लोगों ने सत्ता संभाली, उस समय तक का मलेरिया का मानक 1000 में प्रति 33 व्यक्ति है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में 3 गुना ज्यादा मलेरिया बढ़ा है। और हम लोगों ने जो करीब 44 1000 में होता था, उसको हम लोगों ने समूल नाश किया। सरगुजा को मलेरिया मुक्त किया, मैदानी क्षेत्र को मलेरिया मुक्त किया 15 सालों में। लेकिन बस्तर के कुछ जिले रह गए थे, 2-3 जिले, लेकिन आज बढ़कर 5-7 जिलों में इसका प्रकोप है। पूरे बस्तर को मलेरिया मुक्त हम इस 5 सालों के अंदर करेंगे, हमारा संकल्प है। सर, जो जिम्मेदार है सर, क्या उस पर कार्रवाई करेंगे? क्या आखिर पहले से स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश दिया गया था? देखिए, इसमें अभी हम जा रहे हैं, जांच करेंगे कि उसकी वजह क्या है, किस प्रकार से जो लोग मृत हो गए हैं उसकी वजह क्या थी और किन कारणों से हम उनको नहीं बचा पाए, क्या स्थिति थी। तो जांच के बाद उसमें समझ में आएगा। उसके जो मृतकों की उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है, इन सारे चीज़ों को देखकर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इसको संज्ञान में लेकर जांच कर भी रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी ताकत के साथ, चाहे डायरिया हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे सिकल सेल हो, इसके लिए पूरे नीचे में मितानिन से लेकर ऊपर में जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी स्तर तक के अधिकारी सारे लोग लगे हुए हैं। 5-6 दिन बाद से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इसके सहित अन्य मुद्दों पे भी विपक्ष स्थगन लाने का और आप लोग भेजने की तैयारी में हैं। एक मुरादाबाद डिपो की बस मुरादाबाद से देहरादून के लिए जा रही थी और जो पुल के पास अनियंत्रित हो गई, नीचे गिर गई, जिसमें यात्री भी सवार थे। यात्री घायल हुए हैं, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई हुई है। तत्काल फोर्स मौके पर पहुंच गई थी और फोर्स के और अन्य लोगों के सहयोग से जो घायल यात्री थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। उनका फर्स्ट एड वहां पे चल रहा है। सर, ये घटना कहाँ की है सर? कौन सा पुल था सर? ये वीआईपी घाट के पास के पुल पे ये घटना हुई है। मौके पे सर देखिए, मौके पे जैसे ही सूचना मिली हम लोगों को, तत्काल वहां पे जो सिविल पुलिस है, सिविल पुलिस के अलावा जो फायर की टीम है मौके पे पहुंच गई, क्योंकि बस नीचे पलट गई थी। तो वहां पे किसी तरह की कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना न घटे, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर फायर की भी टीम पहुंच गई थी और हमारी फोर्स भी वहां पे पहुंच गई थी। सभी जो यात्री हैं सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं और जो जिनको हल्की फुल्की चोटें आई थी उनको अन्य लोगों के सहयोग से और पुलिस वाले उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिए, जहाँ पे उनका फर्स्ट एड चल रहा है। सर, ट्रैफिक देखिए, जब ये महिला थाने में एक महिला कांस्टेबल पोस्टेड थी जिनका नाम शशि था। 16 बैच की ये महिला कांस्टेबल है। आज जिस प्राइवेट मकान में ये रह रही थी वहाँ पे इनकी बॉडी मिली थी और जो ऊपर किराएदार रह रहे थे उनके द्वारा जब एक निमंत्रण के लिए इनको बुलाने के लिए जब ये आए इनके कमरे पे, तो इन्होंने देखा कि इनकी बॉडी वहाँ हैंग्ड है और तब फिर इन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर यहाँ फोरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस द्वारा आकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक सुसाइड नोट भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि वह परेशान थी और आत्महत्या कर रही हैं और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इस नोट को भी कब्जे में ले लिया गया है और इसकी हम लोग जांच करवा रहे हैं। वर्तमान में बॉडी पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम तथा अन्य तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
और इन महिला कांस्टेबल के परिवारीजनों से संपर्क कर उनको भी यहाँ बुलवाया जा रहा है। की हमने ली है। सैटेलाइट एडवाइजरी समिति, दूरसंचार प्रोडक्शन समिति और दूरसंचार इक्विपमेंट उत्पादन की समिति, तीनों समितियां हमारे दूरसंचार क्षेत्र के मुख्य स्तंभ हैं। हर एक समिति के विषयों पर विश्लेषण आज किया गया है। क्या कदम हैं, क्या क्षमताएं हैं हर एक वर्टिकल की, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। हर एक वर्टिकल को विश्व स्तरीय बनाने के लिए, और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि दूरसंचार क्षेत्र में भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं बनना है, लेकिन विश्व का नेतृत्व भारत को करना है। उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए संपूर्ण तरीके से मुद्दों का अवलोकन आज किया गया है, और उन मुद्दों में से पहले 2 मुद्दों पर हर एक ग्रुप में डिटेल्ड विश्लेषण अगली बैठक में की जाएगी, और उस विश्लेषण के आधार पर क्या प्रमुख ड्राइवर्स हैं, क्या प्रमुख एक्शनेबल पॉइंट्स हैं, कौन सा एक्शनेबल पॉइंट किसकी जिम्मेदारी है, उसके आधार पर, तिथि के आधार पर उन चीजों को समाप्ति की ओर जाकर हमारे क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की हमारी यह कोशिश है। मैं मानता हूं कि दूरसंचार के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी केवल एक रेगुलेटर की नहीं होती। सरकार की जिम्मेदारी एक समाधान करने वाली शक्ति की भी होनी चाहिए, और एक फैसिलिटेटर के रूप में एक बात और बार बार कहता हूं, और मैं उसको फिर से यहां पर भी दोहराना चाहता हूं। देखिए, देश को आगे ले जाने का रास्ता अगर है तो सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए, और ये हमारे ध्यान में बारंबार गूंजता रहना चाहिए दिमाग में कि इसके वाहक हम ही हैं। मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए 1500 पार्टियां हैं देश में, कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है? कौन सी ऐसी पार्टी है? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी सेंटर टू राइट, सेंटर टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जिसका विरोध किया उसके साथ समझौता किया, जिसके साथ समझौता किया उसका विरोध किया, कोई भी विचारधारा नहीं। आप बताइए, आपके यहां जो रीजनल पार्टीज हैं, किसी में भी कोई विचारधारा है? कोई विचारधारा है? ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है। और इसीलिए हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 52-53 में कहा कि धारा 370 जानी चाहिए, तो हम लगातार आपके और हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता 4-4 पीढ़ियां खपा करके उस 2020 के 6 जून का, जुलाई का इंतजार कर हम ही हैं वो आइडियोलॉजिकल पार्टी, हम ही हैं वो आइडियोलॉजिकल पार्टी। और मैंने पहले भी कहा था, मैं इसलिए पत्रकार बंधु भी नोट कर लें, सारे चुनाव में मैंने कहा राम मंदिर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का मुद्दा है और आस्था से जुड़ा हुआ विषय। और यहां मैं ये फिर से बताना चाहता हूं, 1987-88 में पालमपुर के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम
राम मंदिर के बनाने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। ये हमारे वाक्य हैं जो हम लोगों ने प्रस्ताव में पारित किया था। और इस वाक्य के लिए एक बार नहीं, अनेकों बार एक साथ कई सरकारों की आहुति दी, कई बार लड़ाई लड़ी, कई बार जीते, कई बार हारे, कई मुसीबतें सही, लेकिन यह भी हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जनवरी के महीने में 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के